हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को निरंतर करते होंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जिसमें मैंने कल आपको 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हल कराया। इसके बाद बच्चों आप लोग प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे और अच्छे से समझ। तो बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि उपस्थित आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। ये जो आपको दिए हुए हैं, इन सभी को आपको विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत करना है अंतर आणविक बलों के प्रकृति के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। पोटेशियम जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? आयनिक होता है। टिन जो होता है बच्चों, वो धात्विक होता है। और बेंजीन जो होता है बच्चों, वो आणविक अध्रुवीय होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अध्रुवीय क्या होता है। तो अध्रुवीय बच्चों उसे कहते हैं जो जल में ना विलीन हो। जैसे अध्रुवीय में कौन आता है? जैसे तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब अध्रुवीय पदार्थ होते हैं। तो बेंजीन का यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बेंजीन ध्रुवीय नहीं होता है, मतलब बेंजीन जो होता है वो जल में विलय नहीं है। ठीक है बच्चों, और इसी का उल्टा होता है यूरिया। यूरिया आणविक तो है लेकिन ध्रुवीय होता है। ठीक है बच्चों, देखिए अमोनिया। अमोनिया आणविक हाइड्रोजन आबंधित, जल आणविक हाइड्रोजन आबंधित। और जिंक सल्फाइड आयनिक, ग्रेफाइट सहसंयोजी, रुबिडियम धात्विक, आर्गन आणविक अध्रुवीय। फिर देखिए, आप अगर याद करना चाहें तो इन तीनों को बहुत ही सरल तरीके से याद कर सकते हैं। यदि आपको यूरिया का पता है बच्चों कि यूरिया आणविक और ध्रुवीय होता है, तो आपको जानना है कि बेंजीन और आर्गन ये तो आणविक हैं लेकिन यूरिया के उल्टे होते हैं, मतलब इसकी जो ध्रुवीय प्रकृति होती है और अध्रुवीय प्रकृति होती है वो उल्टी होती है। जैसे आपने देखा कि जो बेंजीन है वो अध्रुवीय है और आर्गन भी अध्रुवीय है। अब सिलिकॉन कार्बाइड की बात करेंगे तो यह सहसंयोजी या नेटवर्क दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम अपने प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि ठोस ए अत्यधिक कठोर है। ठोस ए अत्यधिक कठोर है तथा ठोस एवं गलित अवस्थाओं में विद्युत रोधी है और अत्यंत उच्च दाब पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? तो बच्चों आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, फिर इसके उत्तर को देखिए। तो प्रश्न कह रहा था कि मान लीजिए कोई ठोस ए है, ये क्या है? एक अत्यधिक कठोर है और ठोस है और गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और इसका जो पिघला हो मतलब जो ये पिघलता है वो उच्च दाब पर पिघलता है। तो यह किस प्रकार का ठोस है? तो आपको पता है ये संयोजी अथवा नेटवर्क ठोस है, जैसे SiC। अब आप सोच रहे होंगे कि सहसंयोजी क्या है? तो बच्चों सहसंयोजी उसे कहते हैं जैसे जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को बच्चों क्या कहते हैं? हम सहसंयोजी कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस को बच्चों क्या कहते हैं? सहसंयोजी अथवा नेटवर्क कहते हैं। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं बच्चों, आपको पता ही होगा कि अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो अत्यंत ही उच्च दाब पर पिघलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, कि जो आयनिक ठोस हैं वो गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। कह रहा है कि मान लीजिए कोई आयनिक ठोस है, ठीक है, वो गलित अवस्था में तो विद्युत चालक होता है परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। तो आप लोग देखिए व्याख्या करते हैं कि कैसे। देखिए, गलित अवस्था में आयनिक यौगिक वियोजित होकर मुक्त आयन देते हैं। बच्चों जो गलित अवस्था है उसमें जो हमारे आयनिक यौगिक हैं वो वियोजित होकर मुक्त आयन देते हैं तथा विद्युत चालन होते हैं। ठोस अवस्था में आयन गति करने के लिए मुक्त नहीं होते हैं, अतः ये ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करते। तो आप लोग समझ गए होंगे कि
आयनिक ठोस गलित अवस्था में तो विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं। फिर से देखिए, एक बार मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ताकि ये चीज़ आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े। एक बार आप अपने नोट्स को देख लेंगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। कह रहा था कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं। तो आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक क्यों होते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो इसका उत्तर ये है कि जो गलित अवस्था में आयनिक यौगिक वियोजित होकर मुक्त आयन देते हैं वो विद्युत चालन होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद ठोस अवस्था में आयन गति करने के लिए मुक्त नहीं होते हैं, अर्थात ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं होते। तो आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ा। अब प्रश्न संख्या 8 देखिए बच्चों। प्रश्न संख्या 8 है बच्चों कि किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्त्य और तन्य होते हैं। तो उत्तर है धात्विक ठोस। आप लोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है बच्चों कि जालक बिंदु से क्या तात्पर्य है। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट तो जालक बिंदु का पढ़ा ही होगा। चलिए देखते हैं, इसमें मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए प्रत्येक जालक बिंदु ठोस के एक अवयवी कण होते हैं। आप लोगों ने देखा कि जो जालक बिंदु के ठोस होते हैं वो अवयवी के एक कण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों। अवयवी जो कण होते हैं बच्चों, जो अवयवी कण के परमाणु और अणु या आयन हो सकते हैं वह किसी विशेष क्रिस्टलीय ठोस की आकृति के लिए जालक बिंदु के उत्तरदायी होते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा। अब हम इस प्रश्न के उत्तर को एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको और अच्छे से हम तैयार करते हैं। बच्चों, आप लोग साथ में कापी पेन लेकर बैठा कीजिए और अच्छे से नोट्स को बाकायदा बनाइए, ताकि जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चीज़ों को रिवीजन कर रहे हो, तो आपको एक अच्छे नोट्स की तरह ये आपको काम करेगा, और जिससे आप उम्मीद करते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा अंक से उत्तीर्ण होंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए, जालक बिंदु क्या है। तो प्रत्येक जालक बिंदु ठोस के एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है। तो प्रश्न क्या था बच्चों कि जालक बिंदु से क्या तात्पर्य है। तो पहले हम जानेंगे कि जालक बिंदु क्या है। तो जालक बिंदु क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया कि जो प्रत्येक जालक बिंदु के ठोस के अवयवी कण को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक जालक बिंदु किसी ठोस के एक अवयवी कण को प्रदर्शित करते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई। फिर देखिए, अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। जो अवयवी कण होंगे, जो किसी बिंदु, जो जालक बिंदु ठोस के एक अवयवी कण को प्रदर्शित करते हैं, वे कण भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। और ये जो होते हैं वो किसी विशेष क्रिस्टलीय ठोस की आकृति के लिए जालक बिंदु के उत्तरदायी होते हैं। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों, आज हमने पुनः एक बार 5 क्वेश्चनों के उत्तरों को देखा। ये 5 क्वेश्चन बच्चों आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और फिर हम मिलेंगे कल के क्लास में, और फिर मैं आपके साथ साझा करूंगा और महत्वपूर्ण 5 प्रश्न, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को एक अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।